बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पाठ 3 ततारा वामेरो कथा पढ़ाने चल रही हूँ, जो लीलाधर मंडलोई की लिखी हुई कथा है और जिसमें मैं थोड़ा सा लेखक का परिचय दूंगी कि लीलाधर मंडलोई का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम गुढ़ी था, 1954 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आरंभ के कुछ वर्ष गांव में ही बीते और बाद की उनकी पढ़ाई लिखाई भोपाल और रायपुर में हुई। लीलाधर मंडलोई को 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट कर लंदन ने रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर मंडलोई भारत लौट आए और जब पिछले वर्षों से प्रसार भारती में दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। रचनाओं की अगर बात करें तो लीलाधर मंडलोई की 5 प्रमुख कृतियाँ घर घर घूमा, रात विरात, देखा अनदेखा, मगर एक आवाज़ और काला पानी अपने रचना कर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। मंडलोई को अनेक साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अगर इनकी साहित्यिक विशेषताओं की चर्चा करें तो लीलाधर मंडलोई के लेखन में लोक कथाओं, लोकगीतों, यात्रा वृत्तांतों, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचनाओं की भरमार है। उनके लेखन में आम जीवन और समाज से जुड़ी बातों को उन्होंने कलमबद्ध किया है। जनमानस में प्रचलित कहानी, किस्सों और कथाओं को मंडलोई ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सर्वसाधारण तक पहुंचाया है। भाषा शैली की चर्चा करें तो मूलतः कवि लीलाधर मंडलोई की भाषा शैली अत्यंत सहज और रसीली है। इनकी रचनाओं में विशेषकर कविताओं में छत्तीसगढ़ी बोली की मिठास तथा वहाँ के स्थानीय जनजीवन का सुंदर चित्रण भी मिलता है। मंडलोई ने अपने लेखन में हिंदी के साथ साथ स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग खूब किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप की जनजातियों पर लिखा हुआ इनका गद्य बेमिसाल समाज शास्त्रीय अध्ययन है। तो ततारा वामेरो कथा जो है इनकी, वो वास्तव में एक प्रेम कथा है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से टापू के 2 कबीलों के बीच प्रेम की जो गहरी जड़ें जम चुकी थी और उनकी शत्रुता को लेकर कैसे ततारा और वामेरो का अंत होता है। उनकी प्रेम कथा उनके अंत के साथ एक नई रीति को जन्म देती है, एक पुरानी रूढ़ियों को तोड़ करके। प्रेमी युगल को इसके लिए आत्म बलिदान देना पड़ा। इस युगल को उस द्वीप पर आज भी गर्व और श्रद्धा से याद किया जाता है। तो ये प्रेम कथा है। तो मैं पैराग्राफ को पढ़ूंगी, फिर आपको समझाऊंगी। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान का
दक्षिणी द्वीप समूह है। अंडमान का दक्षिणी द्वीप समूह लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है और पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। यानी अंडमान द्वीप समूह का जो दक्षिणी द्वीप समूह है उसे हम लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं और इसकी दूरी यदि नापी जाए तो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर ये स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। इन्होंने माना कि इसके बाद ही निकोबार द्वीप समूह की जो श्रृंखला है वो शुरू होती है। तो जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का पहला जो प्रमुख द्वीप है वो कार निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कैसे ये दो द्वीप में परिवर्तित हुए, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसको यहाँ पर वर्णित किया गया, इसकी भौगोलिक रूप में आपको समझा रही हूँ कि जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का भी उल्लेख करते वहाँ का मुख्य केंद्र बिंदु था। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। यानी कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच की दूरी जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच की दूरी है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। तो 96 किलोमीटर ये यहाँ पर इसकी दूरी है। निकोबारियों को विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। अब वहाँ के लोगों और वहाँ की प्रकृति से या वहाँ की कथाओं से जो चीज़ें पता लगी उससे ये पता चला कि वहाँ के लोगों का मानना ये है कि किसी समय में ये दोनों द्वीप एक ही थे। ये दोनों द्वीप एक ही थे और दोनों को एक समान मानते। वहाँ की लोक कथा प्रचलित है और वहाँ की लोक कथाओं से ये सब बातें पता चलती हैं जो लोक कथाएँ आज भी दोहराई जाती हैं। अब ये तो भौगोलिक स्थिति का वर्णन हुआ कि अंडमान द्वीप समूह के से पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार, लिटिल अंडमान कैसे सब अलग थलग हो गए, कितनी कितनी दूरी है। तो इस सब का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। तो इसका जो वर्णन है वो मैंने आपको भौगोलिक वर्णन इसका बता दिया। अब मैं सीधे कहानी पर आती हूँ कि सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। अब कहानी के आधार पर ये शुरू किया जा रहा है कि कहानी जो वहाँ उन्होंने लेखक ने सुनी थी
उसको बता रहे हैं कि सदियों पूर्व, बहुत पहले उन्होंने वहाँ के लोगों से ये बात सुनी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार किसी समय में आपस में जुड़े हुए थे। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था और उसी गांव के पास एक सुंदर शक्तिशाली युवक रहा करता था। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान की जो कहानी है वो शुरू होती है वहीं के एक सुंदर गांव के एक शक्तिशाली युवक से, जो बहुत सुंदर भी था और शक्तिशाली भी था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। तो शक्तिशाली युवक का जो नाम था वो था ततारा, और निकोबार के लोग उसे बहुत प्रेम करते थे। और प्रेम की वजह थी कि वो बहुत नेक और मददगार था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने ही गांव वालों की नहीं, बल्कि वो किसी भी गांव वालों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसका प्रेम और उसका जो स्वरूप था, यही कारण था कि निकोबारी उसे चाहते थे, क्योंकि वो सदैव दूसरों के लिए सहायता के लिए तत्पर रहता था। समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके मन में जो भावना थी वो ये थी कि सारे द्वीप समूह की वो सेवा करने की भावना थी। किसी की भी मदद की आवश्यकता पड़े तो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सभी उसका आदर करते थे, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। अब जब कभी किसी को ततारा की मदद की आवश्यकता होती, वक्त बेवक्त अगर लोग उसे याद करते, तो वो कभी भी चूकता नहीं था किसी की मदद करने से, क्योंकि वो उसके स्वभाव में था। स्वभाव में होने के कारण उसे हमेशा अपने आप को तैयार रखता था। कभी किसी की मदद की आवश्यकता पड़ जाए वो तत्काल वहाँ पहुँच जाता था। दूसरों गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था और मदद के लिए तो वो पहुंचा ही रहता था। साथ ही साथ गांव में कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, तो उसके लिए भी वो हमेशा जो था खड़ा रहता था, कि हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। लोग उसे आमंत्रित करते थे, उसके प्रेम स्वभाव के कारण ही वो उसे आमंत्रित करते थे और वो पहुंच जाता था। उसी को वो अपना कर्तव्य भी समझता था। उसके त्याग की वजह से वह बहुत चर्चित था और हमेशा वो अपने अंदर, उसके अंदर एक त्याग की भावना थी। अपने गांव वालों के लिए, अन्य गांव वालों के लिए, यदि उसे कहीं भी कोई मौका मिलता तो वो उसे पहुंचने में, मदद करने में जरा भी चूकता नहीं था। उसके त्याग की वजह से वह चर्चित हुआ और अपनी त्याग की भावना के कारण ही वास्तव में वो चर्चित हुआ। अपने गांव वालों के लिए नहीं, समूचे द्वीप समूहों की सेवा करना भी उसका कर्तव्य था। दूसरे गांव में भी जब पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। साथ ही साथ आत्मीय भाव की वजह से सभी लोग उसके करीब रहना चाहते थे। उसका जो प्रेम, जो उसका मददगार, नेक चरित्र वाला और जो उसका व्यक्तित्व था, इतना आकर्षक था कि कभी भी वो अगर उसको मौका मिलता तो वो दूसरों की मदद करने से चूकता नहीं था। साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे, उसके करीब रहना चाहते थे। बहुत आत्मीयता के साथ लोगों की मदद करता, बहुत ज़्यादा प्रेम था उसे लोगों के लिए, तो वो अपनी इस आत्मीयता की भावना को लोगों पर प्रदर्शित करता, उनकी मदद करता, खड़ा रहता। पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था।
अंडमान निकोबार की जो पारंपरिक पोशाक है उसे तो वो धारण करता ही था, साथ ही साथ एक लकड़ी की तलवार हमेशा वो खोसे रहता था, हमेशा खोसे रहता था कि और वो तलवार उसकी पहचान थी लकड़ी की तलवार। और साथ ही साथ लोगों का ऐसा मानना था कि उसमें एक अद्भुत शक्ति थी, जिस शक्ति के कारण वो उसे हमेशा अपने पास रखता था, कभी अलग नहीं होने देता था और दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। अब ऐसी उसकी मान्यता थी कि वो तलवार तो लकड़ी की थी, लेकिन उस तलवार में कुछ ऐसी दैवी शक्ति थी जिसके कारण वो हमेशा अपने साथ रखता था और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी कोशिश हमेशा यही होती थी कि उस तलवार का उपयोग वो किसी के सामने न करे, किसी के सामने भी न करे। तो ततारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था, दूसरों के सामने उसका उपयोग भी नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि उस तलवार में कोई ऐसी दैवी अद्भुत शक्ति है जिसके कारण ततारा उसे अपने साथ रखता है और कभी अलग नहीं करता, क्योंकि ततारा का स्वभाव ही मददगार था। नेक दिल, आकर्षक व्यक्तित्व, दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहने वाला, तो ऐसा स्वभाव वाला ततारा को देखकर, उसके आकर्षक व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को देखकर लोग जानते थे कि निश्चित ही इसकी लकड़ी की तलवार में कोई ऐसी दैवी शक्ति है जो कभी न कभी उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाएगी और वो उसे किसी के सामने उपयोग में नहीं लाता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामे के कारण लोग मानते थे कि तलवार में अद्भुत शक्ति है। अब तमाम साहसिक कारनामे लोगों की चर्चा का विषय थे और लोग मानते थे कि उसकी तलवार में एक अद्भुत शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब ततारा की तलवार के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते थे। वे कहते थे कि उसमें विलक्षण शक्ति है, उसमें दैवी शक्ति है, इसीलिए वो किसी के सामने प्रयोग नहीं करता, इसीलिए उसका आकर्षक व्यक्तित्व है, उसका स्वभाव अनुपम है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ततारा का जो व्यक्तित्व है उसकी बहुत सारी खासियत है। उसमें से एक है नेक दिल इंसान, आकर्षक व्यक्तित्व, मददगार स्वभाव। तो इस तरीके से देखा जाए तो ततारा का व्यक्तित्व सभी को लुभावना लगता था और अपनी दैवी तलवार, उसकी खुद की दैवी तलवार जो थी उसकी अपनी एक पहचान थी, जिस पहचान से ततारा की पहचान गांव में बनी हुई थी। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो ऐसा माना जाता है कि अंडमान द्वीप समूह के विभक्त होने की जो लोक कथा लोग उन्हें सुनाते थे, उसी के आधार पर, सुनी हुई कथा के आधार पर उन्होंने ये कहानी लिखी है। मुसीबत के समय हमेशा द्वीपवासी ततारा के पास पहुंच जाते थे और ततारा खुलकर उनकी मदद करता था। अब कहानी में अभी तक भौगोलिक वर्णन चल रहा था। भौगोलिक वर्णन के बाद ततारा के व्यक्तित्व का वर्णन चल रहा था। अब इसके बाद बारी आ गई कि कैसे ततारा और वामेरो की प्रेम कथा शुरू हुई। तो कहानी का प्रारंभ कैसे होता है। एक शाम ततारा दिन भर की अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। अब कहानी की जो शुरुआत है वो ऐसी है कि एक शाम
दिन भर की थकान को मिटाने के लिए ततारा क्या करता है, समुद्र के किनारे चला जाता है। वहाँ बैठकर डूबते हुए समुद्र का, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो देखता है। सूरज जो है समुद्र में लगे क्षितिज तले में डूबने को था। क्षितिज कहते हैं उस स्थान को क्षितिज, उस स्थान को जहाँ आसमान और धरती मिलते से प्रतीत होते हैं। अब ततारा समुद्र के किनारे बैठा है और बैठने के साथ साथ वो देख रहा है कि सूरज जो है वो ढलने के कगार पर है, और जहाँ वो देख रहा है कि आसमान जो है वो समुद्र में बिल्कुल मिला हुआ है और सूरज उसके भीतर समा रहा है। जो उसे दृश्य दिखाई देता है वो ऐसा लगता है कि सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले में डूबने जा रहा है, क्षितिज तले में डूबने को है। अर्थात उसे क्या लगता है कि वो दूर समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। क्षितिज का जो स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते से प्रतीत हो रहे हैं, ठीक उसी जगह पर जो सूरज है वो भी जो है उसी क्षितिज के तले डूबने को तैयार है। और समुद्र से उस समय ठंडी ठंडी बयारें बह रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शनै शनै क्षीण होने लगी थी। अब जैसे जैसे शाम होती थी, सूरज ढलने को होता था, चिड़िया भी अपने बसेरों की ओर मुड़ जाती थी। तो ये झुंड में चलती हैं तो चहचहाते हुए पूरा झुंड जैसे प्रातःकालीन बेला में अनाज और खाने की खोज में निकल जाता है, ठीक वैसे ही ये संध्या काल में अपने बसेरों में आ जाता है, अपने बसेरों में आ जाता है और वो घर की ओर मुड़ जाता है। तो उनकी चहचहाट में ऐसा रूप दिखता है। मन शांत था। अब ततारा वहाँ बैठा है चुपचाप, ठंडी हवाओं का सुख लेते हुए चुपचाप किनारे बैठा है। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अब ततारा बिल्कुल विचार मग्न अवस्था में बैठा है और हवाएं चल रही हैं। धीरे धीरे ततारा बिल्कुल विचार मग्न होकर कहीं खो जाता है और देखता क्या है कि इतना विचार मग्न है कि समुद्री बालू पर बैठे बैठे सूरज की जो अंतिम किरण है उसे निहार रहा है टकटकी बांधे हुए, कि कैसे अंतिम किरण जो है वो क्षितिज के भीतर, समुद्र के भीतर समाने जा रही है। तो उसे वो निहारता रहता है, निरंतर निहारता रहता है। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई देता है। ततारा अपने विचारों में इस तरह मग्न है कि उसे आसपास से कहीं कुछ नहीं सुनाई देता और पूरी तरीके से वो डूबते सूरज की आखिरी किरण का जो आनंद होता है उसे वो ले रहा है कि अचानक इतने विचार मग्न होने के बीच में ही अचानक उसे कहीं दूर से संगीत की मधुर आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। उसका ध्यान टूट जाता है और वो मधुर गीत गूंजता है, उस आवाज़ में, वातावरण में पूरा गूंजता है। गीत इतना मधुर था, इतना सुंदर था कि मानो लगता था कि हवा के साथ बहते हुए वो गीत भी उसके पास आ रहा है। हवा के साथ बहता हुआ वो गीत
लहरों की तरह उसके पास आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता है और बीच बीच में उसे लहरों की आवाज़ आती है। तो हवाओं के साथ वो धुन, वो मधुर संगीत पूरे वातावरण में फैल गया है, जिसकी मधुर ध्वनि तातारा के कानों तक भी पहुंचती है। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई पड़ता है। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों का एक प्रबल वेग उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। इतनी तन्मयता के साथ वो समुद्र के किनारे बैठा है कि समुद्र के दूर क्षेत्र से जो संगीत की आवाज़ आती है, उस संगीत की आवाज़ को देखकर उसे लगता है कि उस मधुर ध्वनि में कहीं खो गया है। बीच बीच में समुद्र की लहरों का स्वर भी आता है, लेकिन अचानक समुद्र से एक लहर उठती है, तेज ऊंची लहर, जिसके छींटों से उसकी तंद्रा जो रहती है, जो उसका ध्यान रहता है, वो बिल्कुल भंग हो जाता है। और भंग होने के साथ उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसे खिंचाव महसूस हो रहा है। फिर वो उठता है और जहाँ से, जिस ओर से वो संगीत की ध्वनि आती है, वो अपने पैरों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसी ओर चलने लगता है। कहने का तात्पर्य ऐसा लगता है कि लेखक को ये लगता है कि उस मधुर ध्वनि ने तातारा को अपनी ओर खींच लिया। जैसे चुंबक की शक्ति होती है, लोहे को खींच लेती है, ठीक वैसे ही तातारा भी उस आवाज़ के सहारे कहीं जैसे खिंचा चला जा रहा था। तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, कैसे क्या करे, उसको कुछ समझ से, और वो धीरे धीरे उसी ओर बढ़ता चला जाता है कि उसे अब सिर्फ वो धुन कान में बजती हुई सुनाई देती है। और चलते चलते वो उसी धुन के पीछे पीछे बड़ा विकल सा, व्याकुल होकर के वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे वो व्याकुल है, बढ़ता जाता है। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही है। यह एक श्रृंगार गीत है। अब इन्होंने कहा, तातारा वहीं धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अचानक जब थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक युवती है जो अत्यधिक रूपवती है, अत्यधिक सुंदर है, और उसकी सुंदरता भी ऐसे लगी तातारा को जैसे पूरे दिन के बाद ढलती हुई शाम हो। ढलती हुई शाम का जो सौंदर्य होता है, जिसमें सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिसका सुंदर स्वरूप अनोखा होता है, ठीक वैसा ही जो स्वरूप था वो यहाँ पर वामीरों का भी लगता है। तो वो वहाँ चला जाता है। वामीरों को कुछ पता नहीं कि उसके इस मधुर गीत को कौन सुन रहा है। वो तो एक श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत का मतलब होता है प्रेम गीत। प्रेम गीत यानी कि वो युवती एक प्रेम गीत गा रही थी, और प्रेम गीत इतना मधुर था कि तातारा जैसे उसकी आवाज़ के साथ खिंचा हुआ चला जा रहा है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो अचानक वहाँ खड़ा हो जाता है। उसके प्रेम गीत को सुनकर वो चुपचाप वहाँ खड़ा उसे निहारता रहता है। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, और इतना करीब जा कर के वो चुपचाप खड़ा हो जाता है तो उसे बिल्कुल इस बात का आभास नहीं होता कि कोई उसके इतने करीब खड़ा है और एकटक उसे देखे जा रहा है। तो वो बिल्कुल अपने गीत में इस तरह घुली हुई थी
कि उसे किसी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। निशब्द, बिना बोले, यानी ततारा अपनी उस आवाज के साथ खींचता हुआ चला गया और खींचते हुए जा करके जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी तो वो देखता है कि एक युवती खड़ी है, वहाँ पहुँच जाता है और अचानक वहीं खड़ा हो जाता है और खड़े होने के साथ उस युवती की जो गीत की पंक्तियाँ थी रुक जाती हैं और तब उसे अचानक लगता है कि कोई उसे एकटक निहारे जा रहा है। तो निशान लगा दीजिए यहाँ तक। मैं आपको इसके बाद के हिस्से को पढ़ाऊँगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।